हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन आवर साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम लोग बायोलॉजिकल साइंस रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं और इस तरह की वीडियोस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प करती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट की, जिसका नाम है मेसल्सन एंड एस्थाल एक्सपेरिमेंट, जो आपके क्लास 12 के NCERT बुक और इवन हायर स्टडीज़ में पढ़नी है। हम लोग ये समझेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे ये क्या ऑब्जेक्टिव था, ये कैसे किया गया और इसका कंक्लूजन क्या निकला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ये बात आज से 50 से 60 साल पहले की है, जब साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि DNA इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। ऑल बिकॉज ऑफ टू ग्रेट साइंटिस्ट, पहले ग्रिफिथ, जिन्होंने फेमस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट 1928 में दिया, और दूसरे हर्शे एंड चेस का बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट जो 1952 में आया। इनके एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बाद में लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि DNA एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह, और ये बना हुआ है दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड से, जिसका डिटेल मॉडल 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और सवाल ये उठता है कि जब DNA रेप्लिकेट होता है और दो स्ट्रैंड से चार स्ट्रैंड बनते हैं, तो ये चार सेपरेटेड स्ट्रैंड फिर आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं? क्या ये पुराने स्ट्रैंड के साथ और नए स्ट्रैंड के साथ में कॉम्प्लीमेंटेशन करता है, इसको कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं? या ये एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं? या ये फिर रेंडमली मिक्स होकर, यानी कुछ पैच पुराने का और कुछ नए स्ट्रैंड का मिक्स होकर कॉम्प्लीमेंटेशन करता है, जिसको डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं? आज के टाइम में हम ये डिटेल में जानते हैं कि ये कैसे होता है, पर आज से 50 साल पहले हमें ये मालूम नहीं था। ये डिटेल में बताया मेसल्सन एंड एस्थाल ने। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट हिज फेमस एक्सपेरिमेंट। मेसल्सन एंड एस्थाल जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1958 में अपना एक्सपेरिमेंट ई कोलाई के ऊपर किया, जो सारे ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होता है। उन्होंने ये फेमस एक्सपेरिमेंट 3 मेजर स्टेप में किया। स्टेप नंबर 1, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को सेवरल जनरेशन तक N15 हैवी आइसोटोप के बने हुए एमोनियम क्लोराइड पर ग्रो कराया। इससे न्यूक्लियोटाइड सारे हेवी आइसोटोप लेबल्ड हो गए, क्योंकि एमोनियम क्लोराइड एक्ट कर सकता है नाइट्रोजन डोनर की तरह फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जब सारे न्यूक्लियोटाइड हेवी आइसोटोप हो गए, तब उन्होंने सेल से DNA आइसोलेट किया और इसका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सर्टिफिकेशन करके बैंड पैटर्न ऑफ DNA को एनालाइज किया। इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक सिंगल बैंड DNA का फॉर्म कर रहा है बॉटम ऑफ ट्यूब, जिसका नाम इन्होंने हैवी बैंड दिया। स्टेप नंबर 2, इन्होंने N15 वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को अब दूसरे ग्रोथ मीडियम में रखा, जहाँ नाइट्रोजन सोर्स नॉर्मल एमोनियम क्लोराइड है, जो कि N14 लाइट आइसोटोप से बने हुए हैं। इस ग्रोथ मीडियम में रखने के बाद में सिर्फ एक जनरेशन तक, यानी सिर्फ 20 मिनट तक ही ई कोलाई को ग्रो कराया। फिर इन सेल से DNA आइसोलेट करके सेम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सर्टिफिकेशन किया और DNA का बैंड पैटर्न को एनालाइज किया। यहाँ इन्होंने देखा कि DNA एक सिंगल बैंड फॉर्म कर रहा है, बट ये N15 और N15 बैंड के बीच में फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसका नाम इंटरमीडिएट बैंड रखा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। फिर उन्होंने आगे इसी ई कोलाई को नॉर्मल N14 मीडियम में ही कंटिन्यू ग्रो कराया अप टू 2 जनरेशन तक, यानी अप टू 40 मिनट तक, और फिर उसके बाद DNA आइसोलेट करके सेम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सर्टिफिकेशन किया और DNA के बैंड पैटर्न को एनालाइज किया। इस बार इन्हें बैंड पैटर्न डिफरेंट मिला। इस बार 2 बैंड पैटर्न मिला, एक प्रीवियस N15 और N14 इंटरमीडिएट की तरह, और एक नए टॉप ऑफ द ट्यूब के पोजीशन पे फॉर्म कर रहा था, जिसको इन्होंने लाइट बैंड बोला। अब इस रिजल्ट को डिटेल में समझते हैं। जब ई कोलाई को कंटिन्यू N15 मीडियम में ग्रो कराया, तब DNA के दोनों स्ट्रैंड N15 हैवी आइसोटोप से लेबल्ड हो गए, जिसकी वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट या इनका डेंसिटी हेवी हो गया और ये बॉटम ऑफ ट्यूब की तरफ बैंड फॉर्म किया, इसलिए इसे हेवी बैंड बोलते हैं। जब सेम सेल्स N15 के बजाय N14 मीडियम में ग्रो कराया गया सिर्फ एक जनरेशन तक, तब DNA के एक स्ट्रैंड N15 ही रहा
और दूसरा N14 लेबल्ड हुआ। इसका मतलब N14 वाला स्ट्रैंड नया बना, इसीलिए DNA का बैंड पैटर्न इंटरमीडिएट पोजीशन पर आया। फर्दर जब इन सेल्स को सेकेंड जनरेशन तक ग्रो कराया गया इन सेम N14 मीडियम में, तो N15 पेरेंटल स्ट्रैंड नए N14 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज किए और दूसरा N14 पेरेंटल स्ट्रैंड भी नया N14 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया। इसीलिए इस केस में दो डिफरेंट टाइप के डीएनए बैंड पैटर्न फॉर्म हुआ, एक इंटरमीडिएट पोजीशन पर और दूसरा लाइट बैंड पोजीशन पर। इस तरह के बैंड पैटर्न को एनालाइज करने के बाद में उन्होंने कंक्लूड किया कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से ही हो सकता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ही होता है हाफ कंजर्व और हाफ न्यूली फॉर्म्ड। नाउ समरी ऑफ द रिजल्ट। यहाँ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय जस्ट एनालाइजिंग डीएनए बैंड पैटर्न, जो इस टेबल में सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखाया गया है। N15 मीडियम में सिंगल हैवी बैंड फॉर्म करेगा, बट N14 मीडियम में सिंगल जनरेशन वाले कॉलम में अगर सिंगल बैंड ऑफ इंटरमीडिएट बैंड बनता है और सेवरल जनरेशन या सेकेंड जनरेशन वाले कॉलम में दो बैंड यानी एक इंटरमीडिएट और दूसरा लाइट बैंड बनता है, तो इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। अगर यहाँ पर N14 मीडियम में दो बैंड बनता है, एक इंटरमीडिएट और दूसरा लाइट बैंड, तो इसे कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। और लास्टली अगर N14 मीडियम में सिंगल जनरेशन में और सेवरल जनरेशन वाले कॉलम में भी अगर सिंगल बैंड बनता है ऑफ इंटरमीडिएट बैंड, तब इसको डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। हालांकि वॉटसन एंड क्रिक ने पहले ही अपने मॉडल में ये सजेस्ट किया था कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है, पर ये इनका सजेशन था। प्रूफ फाइनल आया मेसेल्सन एंड एस्थाल के एक्सपेरिमेंट से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो देखकर आप लोगों को मेसेल्सन एंड एस्थाल के एक्सपेरिमेंट के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।